जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। इस वीडियो में 25 दिसंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे सेशन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम को ये सीरीज कवर करता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, वहाँ पर खास करके जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज के माध्यम से वो चीज़ों को आप एकदम फुलफिल कर पाएंगे। पूरी निरंतरता के साथ बने रहेंगे, एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल कंटेंट आदि आपको मिलेगा। ठीक है, सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में कहां पर 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया। देखिए, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 को लेकर विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया है। तमाम जो आंकड़े हमने आपको बतलाए हैं उसे ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न ये था कि कहाँ पर ये आयोजित किया गया, तो ज्ञान भवन पटना में, अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत जो ज्ञान भवन है वहीं पर ये अभी हाल ही में ये 19 और 20 दिसंबर को, यानी कि 2 दिवसीय ये आयोजन था। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार एट 2047 यानी कि बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, जहां पर 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, वहीं पर अभी हाल ही में इसका द्वितीय सीजन का आयोजन किया गया। ठीक है, आइए इनसे संबंधित सारी जानकारी को देखते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। ये एक दिवसीय आयोजन था जो 22 दिसंबर को आयोजित हुआ। तो 22 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन किया गया। कुछ तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं। आइए कुछ और भी जानकारी आपके समक्ष रखते हैं। जैसे कि इस एक दिवसीय कार्यक्रम में बिहार की विकास यात्रा पर चर्चा की गई। साथ ही यहाँ पर साल 2047 तक बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लिया गया। आपको मालूम है कि जो भारत सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है, तो इसी के अनुरूप बिहार सरकार का भी लक्ष्य या फिर यूं कहें लेट्स इंस्पायर बिहार जो एक संगठन है, इसका लक्ष्य है। ये ध्यान यहाँ पर रखिएगा। लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर भी हम यहाँ पर कुछ चीजें आपके समक्ष रखेंगे। फिलहाल उससे पहले यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, तो यहाँ पर प्रवासी बिहारियों के 2000 से ज्यादा उद्यमियों, स्टार्टअप्स और विचारकों ने भाग लिया और इसे सफल बनाया, और ये इसका द्वितीय संस्करण था। ये ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम का जो समापन हुआ, ये विजन 2047 दस्तावेज के विमोचन के साथ हुआ है। कहां पर? तो प्रगति मैदान भारत मंडपम नई दिल्ली में। आइए यहाँ पर लेट्स इंस्पायर बिहार की बात करें। आपको बता दूं कि 22 मार्च 2021 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव द्वारा, जो आप यहाँ पर इन्हें इस वाले तस्वीर में देख रहे हैं, तो 22 मार्च 2021 को विकास वैभव द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की बात करें, जो कि अभियान का नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार। तो इस अभियान का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के अंदर एक विकसित बिहार का निर्माण करना है। आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये लक्ष्य निर्धारित है 2047 तक का। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं, विकसित बिहार के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो इसके अंतर्गत यह लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा, रोजगार या फिर स्वास्थ्य देखभाल आदि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसमें कोई भी मतलब इन सारे चीजों को लेकर, इन सारे मामलों को लेकर बिहार छोड़ने पर कभी भी मजबूर ना हो। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि अपना बिहार विकसित बिहार हो चुका है। क्योंकि इस समय जिस प्रकार से पलायन होता है, खास करके मजदूरों का, आपको हमने कुछ समय पहले बतलाया था कि नौकरी की तलाश में जो बाहर जाने की अगर बात करें राज्यों से, तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है अपना बिहार। तो इस मामले में बिहार अभी बहुत पीछे है, बहुत कार्य अभी करना बाकी है।
तो ये लक्ष्य 2047 का है, इसे ध्यान रखिएगा। आपको मालूम है, पुनः हम दोहरा दें कि जो भी राज्य सरकार के लक्ष्य वगैरह होते हैं वहां से एग्जाम में प्रश्न बनना ज्यादा मतलब एक प्रकार से संभावना बनती है। आप लोग जानते होंगे कि नेट जीरो को लेकर जो पूछा गया था, तो अब उसे संशोधित करते हुए 2070 जो कि भारत सरकार का नेट जीरो का लक्ष्य है, उसके अनुरूप बिहार सरकार ने कर दिया है। तो ये चीजों को लेकर आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, इस सीरीज में वो तमाम चीज आपकी फुलफिल होगी। अगर आपको उस सीरीज से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों, सहपाठियों, भाइयों और बहनों के बीच खास करके जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, चूंकि बिहार की बात हो रही है, यहाँ पर कुछ बेसिक से पॉइंट आपके बीच हमने रखे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ अपडेट है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2024 में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। एक तो ये ध्यान रखना आपको, बिहार कब अस्तित्व में आया था, तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अपना बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और इस वर्ष 2022 में 2022 नहीं बल्कि 2024 में 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको हमने बतलाया था कि इस वर्ष कोई भी राजकीय महोत्सव या फिर त्योहार कहीं पर इस उपलक्ष्य आयोजित नहीं हुआ। ऐसे में बिहार का 112वें दिवस का कोई भी थीम देखने को नहीं मिलता है, तो इस चीज को भूलिएगा मत। हालांकि पिछला जो संस्करण था 111वां बिहार दिवस, उसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, उससे पिछले वाला जो था 2022 वाला 110वां बिहार दिवस, उसका थीम था जल जीवन हरियाली। ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, दो जो स्वास्तिक आपको दिख रहा है, इसके बीच में यह है बोधि वृक्ष। और आपसे अगर ये पूछे कोई मौखिक रूप से भी, इंटरव्यू में भी, कि बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है, सिर्फ आप बोधि वृक्ष नहीं बोलेंगे, सटीक रूप से आपको बोलना है दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार की राजकीय चिन्ह है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल, जो मौजूदा राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो इन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर कितने पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी अपनी पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर विशिष्ट मुखिया का सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए, राइट आंसर जो होगा ये होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 5 पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया सुशासन दिवस के अवसर पर। और आप सभी को मालूम है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर पहले वही पॉइंट हमने आपके बीच रखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो यह दिवस मनाने की शुरुआत 2014 में की गई थी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम बिहार दिवस की चर्चा कर रहे थे। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो मनाने की शुरुआत हुई थी 2010 में। ये ध्यान आप लोग रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है। ठीक है, उसी प्रकार से सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत हुई 2014 में, और ये 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे कि इस अवसर पर बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राज्य के 5 पंचायत प्रतिनिधियों, यानी कि पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार से 5 पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी अपनी पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर विशिष्ट मुखिया का सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर जो सम्मानित हुए हैं, एक तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, कितने को सम्मानित किया गया, 5 को। हालांकि अगर आप ये याद रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये नाम आपसे पूछा जाएगा। बस यहाँ पर जानकारी पर्पज से वो डेटा हमने आपके बीच रख दिया है, जैसे कि इसमें सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, बक्सर और नालंदा, ये 5 जिलों के जो पंचायत है, ये पंचायत का नाम यहाँ पर हमने लिखा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पंचायत प्रतिनिधि है उनके बारे में दर्शाया गया है। तो ये चीजें हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए 5 पंचायत प्रतिनिधि को सम्मानित किया गया सुशासन दिवस के अवसर पर। किनके द्वारा? तो वर्तमान जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनके द्वारा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की बात करें तो ये गोवा के रहने वाले हैं। तो फिलहाल इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न में हमें मिलती है। अब हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? इस देश का नाम है कुवैत, अर्थात विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए इनसे संबंधित जो जरूरी जानकारी है वो देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कुवैत यात्रा पर थे और इस दौरान 22 दिसंबर 2024 को बयान पैलेस में कुवैत सरकार ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से उन्हें सम्मानित किया है, जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं।
अच्छा, आपको बता दूं कि यह सम्मान जो है, ये जो अवार्ड जो नरेंद्र मोदी को मिला है, ये दोनों देशों के मध्य ये मित्रता का प्रतीक है, फ्रेंडशिप का ये सिंबल। और इसे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार से इससे पूर्व बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, जॉर्ज बुश जैसे महान विदेशी नेताओं को भी सम्मानित किया जा चुका है। इस सूची में अब अगर हम देखें विदेशी नेताओं की बात करें तो इसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल हो चुका है। अच्छा, ये तो इनसे जुड़ी हुई बातें रही, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस दौरे से संबंधित मीडिया में ये वाला पॉइंट बहुत खबरों में है कि पिछले 43 सालों में यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत का दौरा किया। एक्चुअली में आधिकारिक दौरा किया, यहाँ पर आप लोग एक शब्द ऐड करेंगे, आधिकारिक दौरा बतौर प्रधानमंत्री। पिछले 43 सालों में ये पहली बार है। 43 साल पूर्व अगर हम बात करें तो आखिरी बार 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 2014 में जो 26 मई को, आई थिंक 26 मई को पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। तो उसके बाद से अगर हम देखें तो 2014 के बाद से किसी देश की ओर से पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण किए थे पहली बार। अब तक 20 देश अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। अर्थात वो देश ऐसे देश हैं जो कि अपने देश का, मतलब 20 देशों की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है। अच्छा, रिसेंटली आपको हमने बतलाया था, एक तो नाइजीरिया और इसके बाद नाइजीरिया के बाद गुयाना, बारबाडोस, डोमिनिका ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ये वाला जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आई थिंक ये नाइजीरिया देश वाला है जहां पर ये सम्मान मिला था। ठीक है, तो ये कुल मिला के 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अब तक दिसंबर में, अब तक की बात करें 23 दिसंबर तक या फिर 22 दिसंबर तक तो इन्हें मिला है। अब यहाँ पर वो कंप्लीट सूची हमने आपके समक्ष रखा। एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है रिसेंटली नाइजीरिया, फिर गुयाना, बारबाडोस और डोमिनिका। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए कुछ और भी आपको दिखेंगे। नाइजीरिया तो हम ऑलरेडी आपको बतला चुके थे, जैसे रसिया, भूटान, फ्रांस, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, अमेरिका, बहरीन, यूएई, मालदीव, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। ये वैसे देश हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी समझना है कि कई सारे संगठन हैं, जो बड़े बड़े संगठन, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि अब तक 20 देशों ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना तो आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन इसमें एक पॉइंट हमने आपसे पूछा है कि बताएं कि यह किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो अभी हम आपको बतलाएंगे इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, यहाँ पर जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम क्या है, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। 2024 में इनसे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है, वो हम अभी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर इसका है चौधरी चरण सिंह। आइए अब यहाँ पर आपको इसको लेकर जानकारी दें। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यह दिवस 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, या फिर इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह की, जो एक किसान नेता भी थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, तो इस दिन का चुनाव इसीलिए किया गया क्योंकि ये इन्होंने अपना पूरा जीवन काल जो है वो किसानों के लिए समर्पित कर दिया, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना, समझना है। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह के अगर हम जन्म की बात करें तो 23 दिसंबर 1902 को हापुड़, जो कि गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनसे संबंधित 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, या फिर सन 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन में वे बरेली सेंट्रल जेल में बंदी रहते तकरीबन 1.5 वर्षों तक। ठीक है, तकरीबन 18 माह तक ये जेल में बंद थे और यहीं पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का जो नाम है यह है शिष्टाचार। ये प्रसिद्ध रचना रही इनकी, ये आप ध्यान रखेंगे। शिष्टाचार जो पुस्तक लिखी गई, इसके लेखक कौन है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उनके नाम पर 1990 में एक डाक टिकट जारी किया गया था, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से 2024 में सम्मानित किया है। 2024 में कुल मिला के
5 महान हस्ती को भारत रत्न दिया गया। पहले तो 49वें भारत रत्न को लेकर घोषणा हुई थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को लेकर, लेकिन उसके बाद क्रम से 4 और नाम की घोषणा हुई, जिसमें कि चौधरी चरण सिंह का भी नाम शामिल था। उस चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि वर्ष 2024 में 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को 49वां, फिर लालकृष्ण आडवाणी को 50वां, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को 51वां, पीवी नरसिम्हा राव को 52वां और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को 53वां। तो यहाँ पर ये आपको समझना है कि अब तक की बात करें 2024 तक कुल 53 महान हस्ती को भारत रत्न दिया जा चुका है। क्योंकि यहाँ पर भारत रत्न की बात हुई है या फिर अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों की बात, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से। पिछली बार 69वीं BPSC एग्जाम में यहाँ से पद्म पुरस्कारों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। 2023 में 3 बिहारी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, इनमें सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। और ये कैटेगरी यहाँ पर दर्शाया गया है। जो सुभद्रा देवी को लेकर एक्चुअली में प्रश्न पूछा गया था, ये पेपर मेसी कला से संबंधित है, यही वाला प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला था। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2024 में जो भारत रत्न दिया गया है, ये तो पॉइंट हमने आपको बतला दिया कि 53वां मिला है MS स्वामीनाथन को, यहाँ तक आपको हमने बतला दिया। लेकिन यहाँ पर 1-2 प्रश्न मेरे नजर में जो इंपॉर्टेंट है वो आपके समक्ष हमने रखा है। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। तो ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद भारत रत्न या फिर ये सम्मान पाने वाले भाजपा से संबंधित तीसरे नेता हैं। ये VVI पॉइंट में आप इसे रखेंगे। ये थोड़ा ट्रैक से हट के प्रश्न है, बहुत कम लोगों का नजर इस पे जाएगा, और ऐसे में अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया तो 1 अंक आपके हाथ में होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न जो मतलब खास करके खबरों में रहते हैं, जो मिलते जुलते प्रश्न अराइज होते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना नजर आती है। तो फिलहाल अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए, हमने आपको बताया कि 53 महान हस्ती को अब तक भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये ध्यान रखिए, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। हालांकि सबसे पहला जो सम्मान मिला था भारत यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि CV रमन को 1954 में दिया गया था। अच्छा, पिछली बार 2024 के अगर पिछली बार देखें 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। एक यहाँ पर हिडन पॉइंट आपको हम ये बतला दें कि किसी भी वर्ष केवल 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। अच्छा, आपके मन में सवाल उठेगा कि सर 2024 में फिर 5 लोगों को क्यों दिया गया? दरअसल पिछली बार 2019 में दिया गया था, तो उसके बाद से नहीं दिया गया था। तो पिछले जो भी साल छूटे हुए हैं, जैसे 20, 21, 22, 23, तो ऐसे में वो सारे ईयर को कवर करते हुए ओवरऑल 5 नामों की घोषणा हुई थी। तो ये इसमें कंडीशन है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा कि 1 वर्ष में 3 ही महान हस्ती को भारत रत्न देने की प्रथा है, ये नियम है। अब सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि सर बिहार के संदर्भ में 2024 को अच्छे तरीके से बताइए ताकि एग्जाम में यहाँ से एक भी पॉइंट नहीं छूटे। तो ध्यान रखिएगा, भारत रत्न बिहार को 1 मिला है इस बार कर्पूरी ठाकुर के रूप में, मतलब 2024 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य के लिए भारत रत्न मिला। लेकिन भारत रत्न के अतिरिक्त अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों की, तो पद्म पुरस्कारों में 132 हस्तियों को पूरे भारत से सम्मानित किया गया, जिनमें आपको ध्यान रखना पद्म विभूषण से 5 को और पद्म भूषण से 17 को और पद्मश्री से 110 को सम्मानित किया गया। और इन पद्म पुरस्कारों में जो 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों को लेकर यहाँ पर विस्तृत इंफॉर्मेशन है। बिंदेश्वरी पाठक जो कि वैशाली बिहार के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से, जो कि भारत का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हुआ था। 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। उसका पद्म भूषण याद रखेंगे चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के लिए दिया गया, और पद्मश्री में 4 पुरस्कार बिहार को मिला। एक अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए, इन्हें टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुरेंद्र किशोर को, राम कुमार मल्लिक को, फिर शांति देवी पासवान और शिवम पासवान जो कि पति पत्नी है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। अच्छा, जो कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है इसे विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, सुरेंद्र किशोर की जो बात कर रहे हैं, ये पुरस्कार समारोह में नहीं
नहीं पहुंच पाए थे, ये बीमार थे। बाद में उनके घर पर जाके उन्हें सम्मानित किया गया, वो चीजें भी हमने आपको बतलाया था। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, इन्हीं के शासनकाल में 1977 में 1977 में पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। हालांकि 2 वर्ष पश्चात ही 1979 में ये कानून भंग हो गया। तो ऐसे में एक पॉइंट समझ में ये आता है कि नीतीश कुमार बिहार के इतिहास के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में शराबबंदी लागू हुआ है, पहले नहीं है, दूसरे हैं। चलिए, अब एक सवाल ये भी अराइज होगा कि सर भारत रत्न से अब तक कितने बिहारी को सम्मानित किया जा चुका है? तो कुल 5, विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और कर्पूरी ठाकुर। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, 5वां प्रश्न है कि गूगल ने निम्नलिखित में से किन्हें भारत में अपना नया कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि प्रीति लोबाना। इन्हें अभी हाल ही में ये जिम्मेदारी भारत में गूगल की तरफ से सौंपी गई है। आपको बता दूं कि गूगल ने 16 दिसंबर 2024 को प्रीति लोबाना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, प्रीति लोबाना पिछले 8 साल से गूगल में काम कर रही है। अब उन्हें कंपनी ने भारत को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी है या फिर जिम्मेदारी दी है, ये ध्यान रखें। अच्छा, उन्होंने संजय गुप्ता का स्थान लिया, जो अब तक इस पद पर थे। संजय गुप्ता हाल ही में गूगल में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में उच्च पद पर नियुक्त, यानी कि उनकी पदोन्नति हुई है, जिसके बाद ये पद रिक्त था और इस पद पर प्रीति लोबाना की नियुक्ति हुई है। अच्छा, गूगल की बात हुई है तो गूगल की जो कंपनी है, जो मतलब गूगल जो कंपनी है, उसकी मूल कंपनी क्या है, वो उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है? कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। गूगल की जो स्थापना हुई थी ये 4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी। ये अल्फाबेट ये पेरेंट कंपनी है और इसके अतिरिक्त सैकड़ों कंपनियां आती है गूगल की। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। बहुत सारी कंपनी अल्फाबेट के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि ओवरऑल इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट। चलिए, अब यहाँ पर आगे चलेंगे। अगला हमारा होगा 6ठा प्रश्न। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में यानी कि दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसके साथ K9 वज्र टी तोप खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो राइट आंसर है लार्सन एंड ट्रोबो जो समूह है, यानी ये जो कंपनी है, इसके साथ ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में लार्सन एंड ट्रोबो के साथ 7,629 करोड़ रुपए का करार किया है या फिर समझौता किया है। और इस समझौते के तहत यानी कि इस करार के तहत 100 K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड टैक्ट गन सिस्टम यानी कि तोप खरीदे जाएंगे। आप यहाँ पर जो तस्वीर के माध्यम से भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये समझौता अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और लार्सन एंड ट्रूबो के बीच हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए कुछ और जानकारी दें, जैसे कि ये तोप की अगर हम बात करें तो ये नई तोपें चीन से लगी सीमा पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात की जाएगी, जो कि 28 से लेकर 38 किलोमीटर तक मार कर सकने में सक्षम होगी। ये इसकी मारक क्षमता होगी और ये भारतीय सेना में शामिल होने से, अगर ये शामिल होती है तो भारतीय सेना की जो मारक क्षमता वो बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा, साथ ही इससे रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है, कितने करोड़ रुपए का समझौता है, किसके बीच हुआ है और कितना यह संख्या है, तो 100 K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड टैक्ट गन सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। अच्छा, कुछ जानकारी और आपको दे, जैसे कि यहाँ पर सेना की बात हो रही है तो वर्तमान में अगर हम बात करें थल सेना प्रमुख की तो कौन है, जैसे वायु सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सभी की जानकारी यहाँ पर भी आपके समक्ष हमने रखा है। जैसे कि थल सेना प्रमुख जो 30वें अभी वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी है, ये यहाँ पर देख रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें थल सेना प्रमुख है। नौसेना प्रमुख यानी कि एडमिरल है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें है क्रम से। वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल 28वें नंबर के हैं अमरप्रीत सिंह। ये तीनों को थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों को यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, एक और हमने बतलाया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो है जनरल अनिल चौहान, जो 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस विमान का नाम था MI-17 V5। ये भारतीय वायुसेना का विमान था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस पर सवार कुल 13 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। उनमें बिपिन रावत जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी पत्नी
वो दोनों इसमें सवार थे। सभी लोगों की वहां पर मौत हो गई थी 2021 में तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में कुन्नूर नामक एक जगह पर। तो जिसके बाद अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कौन हुए हैं जो अभी वर्तमान में है, तो जनरल अनिल चौहान। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि स्वपन चौधरी को अभी हाल ही में यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब आइए इसको लेकर मैं जानकारी आपको दे दूं कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान संगीत सम्राट तानसेन के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में जो बात हम एक्चुअली कर रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे कि हाल ही में एक समारोह ग्वालियर में आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक समारोह आयोजित हुआ। यहाँ पर वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, इनको प्रदान किया गया। ठीक है, तानसेन पुरस्कार। लेकिन इसके अतिरिक्त 2023 का राजा मान सिंह तोमर सम्मान इंदौर की संस्था सानंद न्यास को दिया गया। तो 2 सम्मान का वितरण हुआ है इस सम्मान समारोह में, ये ध्यान रखिएगा। अब चूंकि तानसेन की बात हो रही है, तो ऐसे में आपके एग्जाम पर्पज से कई पॉइंट भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण को समेटते हुए देखें तो यहाँ पर निकल के आते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर आप उन सारे पॉइंट को देख पाएंगे। जैसे रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था, ये ध्यान रखिएगा। रामतनु पांडे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से मियां तानसेन या संगीत सम्राट अर्थात या फिर यूं कहें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सम्राट, ये नाम से भी वे जाने जाते थे, बखूबी बहुत प्रचलित थे। ठीक है, तानसेन उनका नाम नहीं था, उनका नाम था रामतनु पांडे, बल्कि तानसेन एक उपाधि थी उनकी, जो कि उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने उन्हें प्रदान किया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये अति विशिष्ट पॉइंट है, कई बार प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। सम्राट अकबर ने उन्हें अपने 9 रत्नों में, जो अपने दरबार में 9 रत्न रखते थे, उन 9 रत्नों में से एक माना था, उन्हें शामिल किया था और उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। किसने? तो सम्राट अकबर ने। ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, तानसेन या फिर रामतनु पांडे की जो 3 प्रमुख रचना की बात इतिहास में देखने को मिलता है, उनमें संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्तोत्र। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डैश को हाल ही में 12 नवंबर 2028 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका नाम क्या है? हालांकि यहाँ पर एक हिंट हमने दिया है, जो कि भारत के अतिरिक्त दूसरे किसी अन्य देश जैसे कि फिजी में या फिर फिजी के सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जज हैं। देखिए, यहाँ पर इनके बारे में पूछा गया है। ये खास करके सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और ये अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जिनका कार्यकाल है 12 नवंबर 2028 तक। इनका नाम है मदन लोकुर। तो यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न में हमने इतनी ही जानकारी दिया है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई सारी बातें हम ऑलरेडी आपको बतला चुके हैं। कुछ नई अपडेट निकलकर सामने आएगी तो वो हम आपको जरूर बतलाएंगे। 2024 में यानी कि इस साल बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, तकरीबन 10 से 12 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समय समय पर हमने आपको बतलाया है। अगर आप रिविजन दे रहे हैं पीडीएफ का मटेरियल का, तो वो चीज़ें आपके नज़रों से होकर गुजरता होगा। तमाम पीडीएफ फाइल आप यहाँ पर एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स वाले कोर्स में, एक नाम मात्र की फी पर। चलिए आगे चलते हैं नए प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार टैगिंग की गई है? तो राइट आंसर है, देखिए ये अभी बहुत ज्यादा खबरों का विषय है, तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि असम में ये पहली बार एक डॉल्फिन के साथ किया गया है। ये पहली बार है जब किसी गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको बता दूं कि हाल ही में पहली बार असम में गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है और इसके तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान ने असम वन विभाग के सहयोग से एक नर स्वस्थ डॉल्फिन को टैग किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मतलब एक डॉल्फिन को, मतलब टैगिंग जो की गई एक डॉल्फिन के माध्यम से की गई शुरुआती चरण में, और ऐसे में ये खबरों का विषय रहा। कहाँ पर हुआ है? तो असम में हुआ है और ये भारत के इतिहास में पहली बार है जब गंगा नदी डॉल्फिन के साथ ये मतलब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी यहाँ पर दे दें गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में। तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है ये भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है या फिर जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी प्रजातियों की लगभग
90% जो आबादी है ये भारत में पाई जाती है। जो नवीनतम आंकड़े कहती है कि 90% आबादी तकरीबन ये भारत में पाई जाती है, जो कि भारत में ऐतिहासिक रूप से लंबे समय से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदी में पाई जाती है। ये 4 नदी विशेष रूप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जहां पर ये पाई जाती है। अच्छा, अभी आपको हमने कुछ समय पहले ही ये जानकारी दिया है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसेंटली आपको हमने डिटेल में बताया है। हालांकि अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने वर्ष 2009 में ही राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को घोषित किया था। अच्छा, बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार 1990 से ही गंगा नदी डॉल्फिन का संरक्षण कर रही है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, भारत सरकार ने इसे जलीय जीव घोषित कैसे किया था। दरअसल इसके लिए बिहार सरकार ने अप्रोच किया था, रिक्वेस्ट किया था, या फिर यूं कहें ये बिहार सरकार अर्थात नीतीश कुमार के अनुरोध पे ये किया गया था। तो इसको लेकर जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक अपडेट हम आपको दे दें, आपको हमने बतलाया है रिसेंटली इसी साल 4 मार्च 2024 को नीतीश कुमार द्वारा पटना में जो खास करके गंगा नदी के किनारे बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला जो खास करके राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो पटना में किया गया। और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला ये अनुसंधान केंद्र है, ये रिसर्च सेंटर है जो कहां पर खोला गया है? तो पटना में। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में अफ्रीकी देशों, खास करके अफ्रीकी देशों में युगांडा की बात करें तो यहाँ पर अभी खबरों में रहा डिंगा डिंगा क्या है, ये बहुत खबरों का विषय रहा है। ये एक प्रकार का वायरस है जिसके जरिए यहाँ पर कई लोगों की खास करके मौत हुई है और ये अभी बहुत ज्यादा खबरों में है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार का वायरस है। अच्छा, यहाँ पर अब हम अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक जानकारी दे दें। जो लोग 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास आज एक सुनहरा अवसर है। दरअसल क्रिसमस के अवसर पर हमारी टीम की तरफ से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे इस कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो कोर्स आप देख रहे हैं, आप प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसे परचेज करते समय ध्यान रखेंगे बीपीएससी 71 ये आपका कूपन कोड है, ये आपको अप्लाई करना है। महज 299 रुपये में हमारे तमाम मटेरियल का आप यहाँ पर लाभ उठा पाएंगे। ये कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का जो कोर्स अलग से चलता है वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना 26 दिसंबर मध्य रात्रि तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। 1000 अभ्यर्थी इसका लाभ ले पाएंगे। और इस कोर्स की एक विशेषता यह होगी, जो आपका एप्लीकेशन का आईडी पासवर्ड होगा उसके माध्यम से आप हमारे जो वेबसाइट है उसके जरिए चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए टेस्ट ही देना है तो अच्छी तरीके से कंप्यूटर, पीसी या फिर फोन में आप मतलब टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता दूं कि इसमें तमाम जो मटेरियल आपको मिलेंगे आप उसे प्रिंट भी कर पाएंगे। ठीक है, प्रिंट करके उसको अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। और दूसरी फायदा यहाँ पर यह है कि 70वीं के लिए जो सारे मटेरियल हमने आपको दिया था, चाहे वो करंट अफेयर्स का ही क्यों ना हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज क्यों ना हो, वो सभी चीजें पिछला आपको निःशुल्क मिल जाएगा। 71वीं के लिए जब यहाँ पर फ्रेश तरीके से हम आपको देंगे तो वो एक अलग चीजें होंगे। जो लोग इच्छुक हैं कूपन कोड या बीपीएससी 71 का उपयोग करते हुए आज ही इसी वक्त जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें कॉल कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना को 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत नीलगिरी और डैश सौंपे गए हैं। जो 20 दिसंबर को सौंपे गए हैं जो स्वदेशी निर्मित युद्धपोत, इनमें एक तो है नीलगिरी और दूसरा है सूरत। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में 15 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निम्नलिखित में से कहा देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम यानी कि भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो यह अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जहां पर अभी हम जानकारी आपको दे रहे थे तानसेन पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस की नहीं बात हो रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो रही है। भारतीय प्रवासी दिवस को लेकर हम जानकारी आपको देंगे। प्रत्येक वर्ष वो मनाया जाता है 9 जनवरी को, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये 18 दिसंबर को। हमने पूछा कि बताएं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 18 दिसंबर। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा
थोड़ी दिक्कत हुई है, विकल्प सब में सेम है, यहाँ तो हमने इंडिकेट कर ही दिया है, तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर तो पहले ही आउट हो गया, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 18 दिसंबर 2000 को। एक्चुअली यहाँ पर ईस्वी में ये बदलाव होना था, जैसे 2001, 2002, 2003, ठीक है। तो 18 दिसंबर 2000 को ये पहली बार मनाया गया था, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में आलोक राज के स्थान पर बिहार के नए पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी नियुक्त किए गए हैं? आपको कमेंट बॉक्स में जाना, हमें बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको दे रहे थे ऑफर के बारे में, आप लोग समय निकाल के या फिर जो लोग इच्छुक हैं, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अभी जितना जल्दी हो आप इस कोर्स को जरूर ले लीजिए, क्योंकि फ्रेश तरीके से कोर्स की शुरुआत हुई है, बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये ऑफर समाप्त ना हो जाए इससे पहले आप जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।